नमस्कार साथियों। आज केशव दास की कविता पर हम लोग बातचीत करेंगे और ख़ास करके केशव दास की प्रकृति परक कविताओं पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केशव दास रीतिकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने काल विभाजन में केशव दास को यूँ तो भक्ति काल के फुटकल कवि के रूप में देखा है, और इस देखने के पीछे का जो कारण है वह केशव दास की रामचंद्रिका है। आप जानते हैं कि केशव दास का जन्म संवत 1612 ईस्वी में हुआ था, ओरछा के एक सनाढ़ ब्राह्मण परिवार में। और ये इंद्रजीत सिंह और उसके बाद वीर सिंहदेव जी राजा के पास राजाश्रित कवि थे। रीतिकाल के बारे में यह कहा जाता है कि वह दरबारी काव्य भी इसको कहते हैं। कुछ आलोचक इसको श्रृंगार काल कहते हैं, कुछ आलोचक इसको रीतिकाल कहते हैं। और इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार एक रीति पर यह कविताओं इस समय के लोगों ने कविताएं लिखी, और इस वजह से इसका नाम रीतिकाल पड़ा। और रीतिकाल के प्रमुख हस्ताक्षर कवियों में केशव दास का नाम आता है। और आप जानते हैं कि केशव दास न सिर्फ कवि थे बल्कि आचार्य भी थे। तो केशव दास का जो आचार्यत्व था वह उनके ग्रंथ रसिक प्रिया और नक्सिक वर्णन कवि प्रिया की वजह से पड़ा था। इन किताबों में, इन कविता की पुस्तकों में आप पाएंगे कि अलंकार संबंधी और तमाम जो भारतीय और हिंदी का जो काव्य शास्त्र है उससे संबंधित मतों की पुष्टि की गई है। इस वजह से इनको आचार्य कवि का दर्जा दिया गया। कठिन काव्य का प्रेत कहा आचार्य शुक्ल ने। और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, वो वजह रामचंद्रिका थी, क्योंकि आचार्य शुक्ल के काव्य प्रतिमान तुलसी थे, और तुलसी की स्थापना के लिए उन्होंने केशव दास की आलोचना की थी, और उसके लिए प्रतिमान उन्होंने रामचंद्रिका बनाया था। जबकि केशव दास का मूल्यांकन कवि प्रिया और रसिक प्रिया के संदर्भ में होना चाहिए। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, आपको केशव दास की कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम मैं बता देता हूं। रसिक प्रिया, नखसिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, बारहमासा और छंदमाला इत्यादि ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रामचंद्रिका इनके जानने का इनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा आधार है। रामचंद्रिका में 29 सर्ग है, और जिसे प्रकाश का नाम दिया गया है। और राम कथा को लेकर के केशव ने रामचंद्रिका लिखी थी, जिसमें संवाद योजना बेहद शानदार मानी जाती है। रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है और उसका जो अलंकार वैभव है, वह रामचंद्रिका को एक सर्वोत्तम कृति बनाती है। इसमें प्रबंध काव्य का उन्होंने निर्वाह किया, और इसके जो नायक हैं वो राम हैं। और रामचंद्रिका में के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। उस कथा के अंदर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। दृश्यों की स्थानागत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना व्यर्थ है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा आचार्य शुक्ल ने केशव दास के संदर्भ में लिखा है। लेकिन रामचंद्रिका में श्रृंगार रस और वीर एवं शांत रस की जैसी अभिव्यक्ति हुई है, छंदों के जैसे सुंदर प्रयोग यहाँ मिलते हैं, और काव्य में जैसी चारुता है और चमत्कारपूर्ण अलंकार और रचना शैली है, वह रामचंद्रिका को एक मुकम्मल अलंकार ग्रंथ बनाती है। हालांकि जब केशव दास का मूल्यांकन करना चाहिए तो केशव दास के मूल्यांकन में हमें रसिक प्रिया और कवि प्रिया जैसी कृति को नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि रीतिकाल की एक बड़ी प्रवृत्ति थी दरबारीपन की, तो वीर सिंहदेव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका जैसी कृति केशव दास ने अपने
राज दरबार के राजाओं के लिए प्रशस्ति पत्र के रूप में लिखी है, वह भी देखने योग्य है। केशवदास के संबंध में डॉक्टर विजयपाल सिंह लिखते हैं, केशव तुलसी के समान ही धार्मिक समन्वयवाद के पोषक थे और केशव की चिंता भूमि भी अद्वैतवाद की है और तुलसी की अपेक्षा वह बहुत स्पष्ट है। तो विद्वानों ने केशवदास को अलग अलग तरीके से देखने और समझने की कोशिश की है। आज हम केशवदास की प्रकृति परक कविताओं की ओर बातचीत करेंगे और एक छोटा सा रेखा चित्र हम अपनी बातचीत में उनकी प्रकृति परक कविताओं के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये बहुत छोटा वीडियो है तो इसमें बातें बहुत विस्तार से नहीं की जा सकती, तो छोटे छोटे माध्यमों और उदाहरणों के बहाने केशवदास के प्रकृति चित्रण पर हम कुछ बातचीत करेंगे। तो केशवदास काव्य और प्रकृति के बीच एक अटूट संबंध का निर्वाह करते हैं। अपने काव्य में प्रकृति वर्णन हेतु वे अतिरिक्त अवसर जुटाने की कोशिश भी करते हैं। प्रकृति वर्णन में वे उन परंपरागत उन सभी विधियों का उन्होंने प्रयोग किया है जिसमें प्रकृति के उद्दीप्त रूप का वर्णन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनकी कविताओं में प्रकृति का आलंबन, अलंकारिक वर्णन, बिंब प्रतिबिंब और परिगणनात्मक रूप से भी वर्णन मिलता है। रामचंद्रिका की एक कविता देखें और उससे इस बात को और पुष्टि मिलेगी। कविता है, हिमांशु सूर सो लगे सो बात ब्रज सी बहे, दिशा लगे किसानु ज्यों विलेप अंग को दहे, विशेष काल राति सो कराल राति मानिए, वियोग सिय को न काल लोक हार जानिए। इस पद में सीता के से वियुक्त होने के बाद राम के विरह का वर्णन है, जिसमें उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित किया है। विरही राम इस समय शीतल चंद्रमा जो कि राम हैं, लेकिन यहाँ पे एक विपर्यय है, वे सूर्य के समान दहक रहे हैं। मलय वायु ब्रज के समान कठोर लग रही है, सारी दिशाएं जलाने लगती हैं, चंदन आदि के उपटन भी शरीर को जला रहे हैं, साधारण रात्रि काल रात्रि की तरह महसूस हो रही है। प्रकृति के ये सभी रूप जो हैं विरही राम के दुख को और बढ़ा रहे हैं। क्या है कविता? हिमांशु सूर सो लगे सो बात ब्रज सी बहे। जो हिमालय के पवन है, मलय पवन है, शीतल पवन है, हिमालय से निकलने वाली ठंडी हवाएं हैं, वह वज्र की भांति राम को लग रही है, सूर्य के समान उद्दीप्त कर रही है, जेठ की वायु की तरह, लू की तरह लग रही है। दिशा लगे कृषाणु जो दिशाएं हैं वह कठोर लग रही है, विलेप अंग को दहे, और अंग पे लगाने वाला विलेपन लेपन यानी कि उबटन अंग को, शरीर को दहा रहा है, जला रहा है। विशेष काल रात्रि सो, रात जो है वो विशेष काल रात्रि की तरह भयावह लग रही है। रात्रि में शीतलता, रात्रि का एक गुण है कि रात होने के साथ शीतलता आती है। तो यह शीतलता, चूंकि राम विरह में है, विरह की अग्नि में जल रहे हैं, सीता से अलग हो चुके हैं, तो रात्रि भी उन्हें काल रात्रि की तरह लग रही है। वियोग सिय को न काल लोक हार जानिए। ये जो सीता का वियोग है वो काल के समान राम को प्रतीत हो रहा है। तो ये रामचंद्रिका का दृश्य है जिसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप को, यहाँ पे प्रकृति जो है वह विरही राम को उद्दीप्त कर रही है, उनको और विरह में डाल रही है, इनके विरह को बढ़ाने वाली है। यानी कि रात्रि की शीतलता राम को शांत नहीं कर रही है, निर्वेद नहीं कर रही है, बल्कि और ज़्यादा कष्ट प्रदान कर रही है। केशव ने उद्दीपन के साथ साथ आलंबन के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति के विविध पदार्थों के नामों की गणना जो कि परिगणन प्रणाली कहलाती है, इसके अलावा प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रों को बिंब के रूप में भी प्रस्तुत करके, जो कि बिंब ग्रहण प्रणाली है के रूप में उन्होंने प्रकृति को लिया है अपनी कविता में। जैसे तरु तासील तमाल ताल हिंताल मनोहर मंजुल वंजुल तिलक लकुच कुल नारी केशव। यानी कि इसमें वो कोशिश करते हैं कि एक शाब्दिक चित्र वो खींच सके
और प्रकृति को मानवीकृत रूप में बता सके। ऐसे ही उनकी एक कविता जिसमें आप देखिएगा कि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, और वह वर्णन तरुणी यह अत्रि ऋषिवर की सी उर्मे हीम चंद्र प्रभा समदी वर्षा न सुनो किल कै किल काली सब जानत है महिमा अहिमाली। तो इनमें आप देखेंगे कि मानवीय भावों का आरोपण करके केशवदास प्रकृति का संवेदनात्मक स्वरूप खींचते हैं। और केशव के प्रकृति परक कविताओं को लेकर के आलोचक श्याम सुंदर दास का कहना है, प्रकृति के संतुलित सौंदर्य से प्रभावित होने के लिए जिस भावुकता की आवश्यकता है उसका केशव में सर्वथा अभाव है। लेकिन इन कविताओं को पढ़ते हुए आप देखेंगे कि केशव सिर्फ प्रकृति को गिनते नहीं हैं, नाम नहीं गिनाते, उसके साथ उद्दीपन का संबंध बनाते हैं, उसके साथ आलम्बन का संबंध बनाते हैं, और साथ ही साथ प्रकृति को मानवीकृत रूप दे करके अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं। तो केशवदास की इन कविताओं को आप देखेंगे तो उनमें ब्रज के साथ साथ अवधी और अरबी और फारसी के शब्दों का भी इस्तेमाल मिलता है। प्रबंध और मुक्तक शैली का वो प्रयोग करते हैं, छंदों में वो कविताएं लिखते हैं, और अलंकार इनका सर्वप्रिय विषय रहा है। तो इन कविताओं में रीतिकाल की जो संपूर्ण प्रवृत्ति है वह देखने को मिलती है, और इसके साथ ही साथ जो रीतिकाल का एक वैभव है कविता के शिल्प के स्तर पर, जो समृद्धि है वह देखने को मिलता है। तो केशवदास की कविताओं को पढ़ने के लिए एक सजग और संवेदनशील हृदय चाहिए, और आलोचकों के बने बनाए आग्रह को तोड़ करके देखने की कोशिश केशवदास को पढ़ते हुए करनी चाहिए हमें। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी किताब एलिशन बुश की आई है, केशव सुनहु प्रवीण, केशव के संबंध में इस किताब को भी आप सभी छात्र देख सकते हैं। तो केशवदास की कविताओं के विविध रंग हैं। जब हमें और वक्त मिलेगा तो हम इस पर और अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया।